हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप लाइफ मजे में चल रही होगी। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 101। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिससे ऑक्शन का सेकंड पार्ट अच्छे से आपको समझ में आ पाए। चलो तब तक कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जियान का ग्रुप एंटर कर जाता है उस ऑक्शन हाउस में। एक अटेंडेंट इन्हें अपने कमरे को दिखाती है, जो कि लग्जूरियसनेस की सारी हदें पार कर चुका था। बेसिकली रॉयल फैमिली ने इस ऑक्शन में किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी थी। इस इमोर्टल लेवल के ऑक्शन को होस्ट कर रही होती है ब्लड रोज। अगर आप ब्लड रोज को नहीं जानते हो तो ये हमें पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी। ये काफी ब्यूटीफुल वुमन होती है। ऑक्शन होने वाला सबसे पहला आइटम होता है एक सफेद रंग का इंसेक्ट। इसका नाम था 9 डीमन इंसेक्ट। ये जहरीली एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उसे प्योर पावर में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। इसकी स्टार्टिंग बिड होती है 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। एंड में जाके रूम नंबर 4 इसे 70 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में खरीद लेता है। मोस्ट लाइकली रूम नंबर 4 में वो पॉइजनस सेक की दोनों लड़कियां थी, जिनसे एंट्रेंस पे जियान के ग्रुप की मुलाकात होती है। फाइनली ब्लड रोज अनाउंस करती है सेकंड आइटम के बारे में। उसके ताली बजाते ही स्टेज पे अपीयर हुआ था केज, जो कि सिल्वरी एनर्जी से बना होता है। इसके अंदर होती है एक लड़की। वो बताती है कि लड़की कोई नॉर्मल इंसानी लड़की नहीं, बल्कि ह्यूमन और स्नेक की हाइब्रिड है। और क्योंकि ज्वालिंग रॉयल फैमिली और मेड्यूसा क्लैन के बीच की दुश्मनी काफी लंबे समय से चल रही है, वो इस लड़की को ऑक्शन कर रहे थे। इस लड़की की एक आंख तो नॉर्मल होती है, लेकिन दूसरी आंख में 3 रंग फ्लैश हो रहे होते हैं। इन आंखों को देख के जियान को याद आती है चिंग युआन के उसने ग्रीन 3 फ्लावर पीपल्स की। ऑफ कोर्स यहाँ पे दुखी कॉन्टिनेंट की बात हो रही थी, लेकिन जुला बताते हैं कि इस बच्ची की आंखें उस ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर पीपल से बिलोंग नहीं करती हैं, बल्कि ये है फर्नेस से रिलेटेड। तो ये मामला क्या है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, जिससे एंड का सरप्राइज आपसे मिस न हो। जुला के शब्दों को सुन के जियान थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है। वो कहता है फर्नेस। जुला कहते हैं काफी नॉर्मल बात है कि तुमने इसके बारे में सुना नहीं है। आखिरकार इन चीजों के बारे में जानना बहुत ही रेयर होता है। लकीली डेजर्ट ऑफ डेथ में मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा, और चलो अब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। ये फर्नेस की 3 फ्लावर्ड आईज देखने में तो स्नेक ग्रीन 3 फ्लावर आईज जैसी लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो इन फर्नेस वाली 3 फ्लावर्ड आईज के बीच में हल्का सा ब्लैक डॉट देखा जा सकता है। उन ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर पीपल्स का जो काम होता है, ये फर्नेस 3 फ्लावर आईज बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जहाँ पे ब्लू स्नेक की 3 फ्लावर आईज स्नेक क्रीचर्स की नेमेसिस मानी जाती है, तो इन फर्नेस 3 फ्लावर आईज को स्नेक्स पीपल बहुत पसंद करते हैं। बेसिकली फर्नेस 3 फ्लावर आईज अपने अंदर एक एक्सटेंड तक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकती है। फिर कोई भी स्नेक ब्लड लाइन का क्रीचर उस पावर को एक बार में ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। यहाँ तक बोलते बोलते एल्डर जू की आवाज से सारी नरमी जा चुकी थी। वो एक हल्की सी डिस्प्लीज टोन में बोलते हैं, इन फर्नेस वाली 3 फ्लावर आईज की बस परेशानी है कि ये बस स्नेक शेप माइकल वीज पे ही काम कर सकती है, और इनसे एनर्जी का ऑब्जर्व करना काफी क्रूअल मेथड है। जिस तरीके से इसके बारे में बोल रहे थे, साफ तौर पे एल्डर जू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया था। वो कहता है हमें इसे खरीदना होगा। इस समय म्यूइंग की आंखों में भी डिटर्मिनेशन भर गई थी। वो कहती है बिल्कुल सही कह रहे हो, हम इसे किसी भी गलत इंसान के हाथों में नहीं लगने दे सकते। एक दूसरे प्राइवेट रूम में ज्वानमी उस लड़की के ऊपर आंखें टिका चुका था। वो कहता है ये ब्लू स्नेक की 3 फ्लावर आईज है। ज्वानमी अपने बगल में बैठे बुड्ढे से कहता है मास्टर, क्या ये सभी पागल हो गए हैं? आखिर वैसी प्रीशियस चीज की नीलामी कैसे कर सकते हैं? ये सुन के वो ओल्ड मैन अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है प्रिंस, तुम्हें इतनी जल्दी चीजों को जज नहीं करना चाहिए। इस लड़की के ऑक्शन करने का कोई न कोई रीजन होगा, और हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। एक और रूम में एक आवाज कहती है ये सच में ग्रीन स्नेक की 3 फ्लावर आईज है। यहाँ पे हम ग्रीन या ब्लू स्नेक को एक ही समझ सकते हैं, क्योंकि लगता है स्टोरी को लिखने वाले ने गलत नशे कर रखे थे। एक और प्राइवेट रूम में से एक सिनिस्टर आवाज बाहर आती है। वो आवाज कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे हासिल करना होगा। साफ तौर पे इस इंसान के इरादे नेक नहीं थे। तो जिस तरीके से ऑक्शन आगे चलता रहता है, ब्लड रोज एक एक करके आइटम्स को अनाउंस करना शुरू करती है। वो कहती है अगला आइटम एक फर्स्ट ग्रेड एम्पर लेवल की प्रिस्क्रिप्शन है। इसका नाम है यूटिन ब्रोकन बोन मैरो। इसके बारे में सुन के प्राइवेट रूम नंबर 10 में से एक सरप्राइज्ड वॉइस बाहर आई थी। वो व्यक्ति कहता है ये एक मिरेकुलस मेडिसिन है। जब तक किसी के हाथ या पैर 3 दिन के अंदर कट जाते हैं, ये मेडिसिन उसे रीजनरेट कर सकती है। जियान जो कि इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका था, वो कहता है पिल फॉर्मूला एकदम प्राइसलेस है। उसे पिल फॉर्मूले AKA प्रिस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से पता होता है। एल्केमी की दुनिया में इन्हें वेपन्स की तरह माना जाता है, क्योंकि बिना पिल फॉर्मूलाज के किसी भी तरीके की जड़ी बूटी का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लगता है इस चीज के बदले में आइटम्स को एक्सचेंज करना था। प्राइवेट रूम नंबर 14 से आवाज आती है एक एम्पर रैंक
फर्स्ट ग्रेड की पिल। इस रॉबरी पिल को कंज्यूम करने से 6 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करते समय ट्रिबुलेशन कम हो जाएगी। ये सुन के जियान सरप्राइज्ड आवाज में कहता है ब्रोकन ट्रिबुलेशन पिल। ये पिल सच में बहुत वैल्यूएबल है। जियान के बगल में बैठे म्यूफंग कहता है स्पेशली ज्वाले रॉयल पॉइंट में डुबकी मारने के बाद हम 6 2D के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लाइटिंग ट्रिबुलेशन डेडली हो सकती है। अगर ये पिल हमारे हाथों में लग जाती है तो हमारी सक्सेस होने के चांसेस ड्रामेटिकली राइज हो जाएंगे। ऑक्शन और आगे बढ़ता है। ब्लड रोज अगले आइटम को अनाउंस करती है। वो कहती है एम्पर रैंक फर्स्ट ग्रेड टियानडन पिल और इसका नाम है डबल पैटर्न यिन यांग हार्ट। इस पिल के बारे में प्राइवेट रूम नंबर 7 वाला बताता है। वो कहता है यिन यांग की पावर जो कि लाइफ और डेथ को रिप्रेजेंट करती है। ये पिल 9 स्टार 2D ब्रेक थ्रू करने के लिए एक अहम रोल अदा कर सकती है। इस समय रूम नंबर 1 में जानम्यू की आंखें फटी रह गई थी। वो कहता है डबल पैटर्न यिन यांग हार्ट तो ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। उसके बगल में बैठा बुड्ढा बोलता है हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिसने भी इतनी वैल्यूएबल चीज को ऑप्शन के लिए दिया है वो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। इस पिल के बारे में सुन के तो एल्डर जू के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गए थे। वो कहते हैं ये एक सिग्निफिकेंट आइटम है। अगर इसका इस्तेमाल करके कोई लाइफ और डेथ पावर को अच्छे से इंटीग्रेट कर पाता है तो उसके पास 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करने का मौका होगा। जूला कुछ सोचने के बाद कहते हैं ठीक है औरों को इसके लिए बिल्ड करने दो, एंड में फायदा हमें होगा। ये सुन के जनरल म्यूइंग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। लगता है जूला को अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस था। इस समय इस ऑक्शन हाउस में एक एक्साइटमेंट की लहर फैल चुकी थी। इस डबल पैटर्न यिन यांग हार्ट के असली पावर के बारे में काफी कम लोगों को पता होता है, लेकिन जो उसके बारे में जानते थे वो ट्रूली पावरफुल इंडिविजुअल्स होते हैं। एटलीस्ट उनकी स्ट्रेंथ 8 स्टार 2D पे पहुंच चुकी होती है। प्राइवेट रूम नंबर 7 में 2 फिगर्स खड़े होते हैं। इनमें एक होता है बंदा जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और दूसरा एक शॉर्ट फिगर था। वो बंदा कहता है अगर मैं इस डबल पैटर्न यिन यांग हार्ट पिल के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेता तो मैं इसे ऑप्शन क्यों कर रहा होता, लेकिन ये हमारे भविष्य में दुशान ब्रेक थ्रू करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगी और जैसे हम सफल होते हैं ये जॉन सेंटिन हमारा होगा। भले ये बंदा काफी ऑप्टिमिस्टिक हो लेकिन लगता है ऐसी सोच उस ओल्ड मैन की नहीं होती। वो कहता है यंग मास्टर आपको इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे हासिल भी कर लेते हैं तब भी इसे यहाँ से सेफली बाहर ले जाना ये एक डिफिकल्ट टास्क होगा। ये सुन के उस बंदे के एक्सप्रेशन भी थोड़े सीरियस हो गए थे। वो उस कम हाइट वाले ओल्ड मैन की तरफ मुड़ के एक रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है एल्डर इसके लिए मुझे आपको परेशान करना होगा। कोई और विकल्प न होने की वजह से वो ओल्ड मैन भी नोट कर देता है। इस डबल पैटर्न यिन यांग हार्ट पिल की पिछली बिड के बाद किसी ने कोई बिड नहीं करी थी। फाइनली चारों तरफ देखने के बाद ब्लड रोज अपने हैमर को ऊपर उठाती है। वो जस्ट इसे नीचे लाने वाली थी तभी एक आवाज गूंजती है। आवाज कहती है रुक जाओ मैं 2D पिल की प्रिस्क्रिप्शन बिड करता हूँ। ये भारी सी आवाज आई थी रूम नंबर 8 से जिसने सभी को एकदम स्टन कर दिया होता है। एक 2D पिल की प्रिस्क्रिप्शन इन आवाजों की रिपल्स पूरे क्राउड में फैल रही थी। ओके सो हमें यहाँ पे एक और प्रूफ मिल गया है कि इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाला या लिखने वाला दो फिनाइल की बोतल पीता था, क्योंकि यहाँ पे कर दिया उसने काफी बड़ा ब्लंडर। उसने शुरुआत में उस 3 फ्लावर पीपल वाली लड़की की बिडिंग को स्किप कर दिया था और अब बीच में 2D पिल बिड करी गई है उस लड़की के लिए। आई डोंट नो यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है, बट आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये बिडिंग उस लड़की के इंसिडेंट के बाद ही हो रही है। चलो अब करते हैं स्टोरी को कंटिन्यू। इस 2D पिल की बिड की वजह से लोगों के बीच में एक डिसबिलीफ फैल गया था। सभी सोचते हैं कि प्राइवेट रूम नंबर 8 वाले सिर्फ एक लड़की के लिए इतनी वैल्यूएबल आइटम को क्यों बिल्ड कर रहे हैं। 2D पिल के इफेक्ट्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं और उसके बारे में सभी जानते थे। ये 5 स्टार 2D से नीचे वाली किसी भी एक्सपर्ट की स्टैंड को एक लेवल से राइज कर सकती थी। इस पिल फॉर्मूले के लिए न जाने कितने सेक्स वॉर के लिए तैयार हो जाएंगे और यहाँ पे इसे बस नीलामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस प्राइवेट रूम नंबर 8 में एक ओल्ड मैन अपने बगल में खड़े एल्केमिस्ट रूप में बंदे से बोलता है चेंशिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उस 3 कलर्ड पीपल कल्डरन के लिए तुम्हारे ऐसी कीमत को चुकाना वर्थ इट होगा। ये सुन के वो व्यक्ति जिसका नाम चेंशिन होता है वो हंसने लगता है। वो कहता है भले ही देखने में चाहे कैसा भी लग रहा हो लेकिन इस लड़की को गलत लोगों के हाथों में नहीं लगने दिया जा सकता। हम ये भी नहीं भूल सकते कि 2D पिल एक फर्स्ट ग्रेड की एम्पर लेवल की पिल है। अगर इसे कोई ऑब्टेन भी कर लेता है तब इसे सक्सेसफुली रिफाइन करने के चांसेस काफी ज्यादा लो होंगे। इस वजह से आपको चिंता भी नहीं करनी चाहिए। बोलते बोलते हमारा ध्यान जाता है उसके चेस्ट एरिया पे जहाँ पे एक 2 स्टार एल्केमिस्ट का बैज लगा हुआ था। इस 3 एम्बलम एल्केमिस्ट ग्रेड के मेडल को देख के साफ हो जाता है एक पीक सेकंड रैंक का एम्पर एल्केमिस्ट है। ये चेंशिन कोई ऑर्डिनरी फिगर नहीं था। ये पिल वैली का वो लेजेंडरी एल्केमी किंग होता है जो कि पिल वैली के 3 जायंट्स में से एक था। भले चेंशिन पिल वैली के अंदर डेंग्यू टियानी और डेंगशन वेंग्यू से पीछे आता था तभी उसके पीक सेकंड ग्रेड के एल्केमिस्ट स्टेटस को कोई भी नकार नहीं सकता है। भले
लोग बाहर से देख ना पा रहे हो कि रूम नंबर 8 के अंदर कौन मौजूद है, लेकिन इस पिल फॉर्मूले को बिल्ड करना ये प्राइवेट रूम नंबर 8 वालों की आइडेंटिटी के बारे में बता देता है। एक प्राइवेट रूम में से एक बंदा हम्प करके बोलता है तो ये पिल वैली के लोग हैं। आखिरकार दूधी पिल का फॉर्मूला इन्हीं के पास हो सकता है। जब इस लड़की के ऊपर और कोई बिड नहीं करता है, ब्लड रोज अनाउंस करती क्योंकि अब कोई एडिशनल ऑफर्स नहीं है, हम पुरानी बिड के ऊपर रिजल्ट डिसाइड कर रहे हैं। हमारे ज्वाली रॉयल फैमिली के एल्केमिस्ट आपके आइटम्स को चेक करके इस ऑप्शन आइटम के विनर को डिसाइड करेंगे। इस वजह से चलो हम इंतजार करते हैं रिजल्ट का, जो कि बताएगा कि इस ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर पीपल्स वाली ह्यूमन स्नेक हाइब्रिड को किसने जीता है। ब्लड रोज के मुंह से शब्द भारी आए होते हैं, तभी स्टेज पे एक पफ की आवाज के साथ धुआं फैल जाता है। जब धुआं हटाता तो वो लड़की गायब हो चुकी होती है। ब्लड रोज फिर से चारों तरफ एक चार्मिंग स्माइल को पास करने के बाद बोलती है क्योंकि 3 फ्लावर पीपल्स का मामला सेटल हो चुका है, चलो हम ऑक्शन को आगे बढ़ाते हैं। इन शब्दों की वजह से ऑडियंस फिर से एक्साइटेड हो जाती है। इन सभी की नजरें टिक चुकी थी उस फटी हुई स्क्रोल के टुकड़े के ऊपर जो कि ब्लड रोज के हाथ में होता है। भले ही कागज पूरी तरह से फटा हुआ लग रहा हो, तब भी स्क्रोल के फ्रैगमेंट में से एक प्रोफाउंड वॉरी को सेंस किया जा सकता था। और क्योंकि इस जगह पे मौजूद ज्यादातर लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो इस वॉरी को आसानी से सेंस कर पा रहे थे। इस चीज को लेकर जब सभी के दिल में बुलबुले तेजी से फूटने लगे थे। ब्लड रोज कहती ये है ट्रेजर मैप, भले ही पूरे नक्शे के 4 टुकड़ों में से एक हो, लेकिन हमारे ज्वाले रॉयल फैमिली के अप्रेजर्स ने कंफर्म किया है कि जो भी उन 4 टुकड़ों को इकट्ठा कर लेगा उसे एक ऐसी जगह के बारे में मालूम पड़ेगा जहाँ पे मौजूद होने वाली वेल्थ एक पूरे देश के बराबर होगी। ब्लड रोज कहती है इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। प्राइवेट रूम नंबर 5 में जियान की नजरें इस फ्रेगमेंट के ऊपर से बिल्कुल हट नहीं रही थी। इंस्टिंक्टिवली उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वो डिवाइन कोड इंस्क्रिप्शन एकदम ट्रेम्बल हो रही होती है। जियान उसमें से एक वार्म सेंसेशन को फील करता है। जियान को तुरंत एक चीज का एहसास होता है, ऐसा लगता है ये फटा हुआ स्क्रोल डिवाइन कोड इंस्क्रिप्शन का एक हिस्सा है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जब जियान ने अपने डिवाइन कोड इंस्क्रिप्शन को कंडेंस किया था तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके 4 हिस्सों में से एक है। जियान कहता है क्या ये सच में? एल्डजू जो कि जियान के बिल्कुल करीब बैठे हुए थे, वो इन फ्लक्चुएशंस को तुरंत ही सेंस कर लेते हैं। जुलाओ कहते हैं क्योंकि तुम्हारी बॉडी की डिवाइन कोर इंस्क्रिप्शन इस फटे हुए कागज से रेजोनेट कर रही है, तो लगता है हमें इसका पीछा करना ही होगा। बिना हेजिटेशन के जियान कहता है 2 मिलियन। जब कोई इस फटे हुए कागज के ऊपर 2 मिलियन गोल्ड कॉइंस बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्राउड में बातचीत शुरू हो जाती है। एक बंदा कहता है क्या ये पागल हो चुके हैं, ऐसे अनरिलायबल चीज के ऊपर इतने सारे पैसे बर्बाद करना। ऑफ कोर्स भले कई लोग इस फ्रैगमेंट को बिल्कुल बेकार समझ रहे हो, लेकिन कई लोग सतर्क भी हो जाते हैं। बस वो अपने आप को इसलिए रोक पा रहे थे क्योंकि इस मैप के बाकी के बचे 3 फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा समय और एफर्ट्स लग सकते हैं। पॉइजन सैक की वो सीनियर सिस्टर बोलती है मुझे ट्रेजर मैप का टुकड़ा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ज्यादा फंड्स नहीं है, हम चलो इसके ऊपर गिव अप कर देते हैं। तभी प्राइवेट रूम नंबर 1 से आती है काम आवाज। वो कहता है 10 मिलियन। ऑफ कोर्स इस ज्वाली रॉयल फैमिली का प्रिंस जुआनम्यू था। बिना हेजिटेशन के जियान कहता है 20 मिलियन। जुआनम्यू का एडवाइजर कहता है प्रिंस इसके ऊपर कम्पीट करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जुआनम्यू उसकी सुनता नहीं है। वो फिर से बोलता है 30 मिलियन। प्राइवेट रूम नंबर 1 को हाथ धो के उस मैप के फ्रेगमेंट के पीछे पड़ते हुए देख जियान की भौं से उड़ गई होती है, लेकिन वो आगे कोई बिड नहीं करता। वो जानता था कि वो जितना ज्यादा इसके ऊपर बिड करेगा ये चीज लोगों के ध्यान को उतना ही आकर्षित करेगी और ऐसा होने पे मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जियान कहता है चलो हम अभी से जाने देते हैं। लगता है प्राइवेट रूम नंबर 1 में ज्वालिंग रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं। जियान को शांत होते हुए देख म्यूइंग और म्यूफंग भी थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। एज अ पीक फर्स्ट ग्रेड एम्पर लेवल एल्केमिस्ट वो जियान की अमीरी के बारे में अच्छे से जानते थे, लेकिन अभी इस चीज की कीमत और बढ़ाना ये बिल्कुल सही डिसीजन नहीं होगा। जियान को देख के एल्डरजू ने नोट किया था। वो कहते हैं अपने आप को इस तरीके से रोक के रख पाना ये मैच्योरिटी दिखाता है। इस लड़के का पोटेंशियल सच में बहुत अच्छा है। जब इस फटे हुए कागज के ऊपर और कोई बिड नहीं करता, ब्लड रोज ऑडियंस को स्कैन करने के बाद अनाउंस करती है 30 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। ये आइटम जाता है प्राइवेट रूम नंबर 1 को। उसका लकड़ी का हथौड़ा गिरता है और डील सील हो जाती है। अभी प्राइवेट रूम नंबर 1 में जुआनम्यू के चेहरे पे डाउट दिखाई दे रहा था। वो कहता है फ्रैगमेंट मुझे काफी अनयूजुअल लग रहा है, तो फिर बर्निंग एसेंस फैमिली के लोग इसके ऊपर आगे बिड क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बारे में और न सोचते हुए वो ऑक्शन के अगले आइटम के लिए तैयार हो जाता है। ब्लड रोज की आवाज फिर से हॉल में गूंजती है। वो हंस के बोलते ही मुझे लगता है आप सभी काफी लंबे समय से इसका वेट कर रहे थे। ब्लड रोज के हाथ में होती एक जेड स्लिप जिसे वो सबके सामने खोल देती है। वो अनाउंस करती हुए बोलती है ज्वालिंग रॉयल फैमिली के अप्रेजल ग्रुप के डिस्कशन के बाद डिसाइड किया गया कि 3 फ्लावर्ड ब्लू स्नेक पीपल जिस बिड के बदले में जाएगी वो है यिन यांग डबल हार्ट पिल। ओके सो अभी तक
तक जो यिन यांग डबल हार्ट पिल और दूधी पिल की फॉर्मूले जैसी बातें हो रही होती हैं, ये सभी उस लड़की के बदले में बिडिंग थी। एनिमे काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन बेसिकली भी नीलामी चल रही थी उस लड़की की जिसकी आंखों में वो 3 रंग होते हैं और उसे यिन यांग डबल हार्ट पिल वाले ने जीत लिया है। जैसे ही ब्लड रोज का अनाउंसमेंट इस हॉल में गूंजता है, सारे प्राइवेट रूम्स में डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। अभी तक उस लड़की के जीतने के जिसके सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे थे वो दूधी पिल वाला प्राइवेट रूम था। एक प्राइवेट रूम में से आवाज बाहर आती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दूधी पिल की प्रिस्क्रिप्शन भी इस तरीके से किसी के द्वारा दवाई जा सकती है। इसके जवाब में दूसरा प्राइवेट रूम वाला बोलता है, हाँ लेकिन ये सब पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। जहाँ पे दूधी पिल का फॉर्मूला यंगर जनरेशन को कल्टिवेट करने में हेल्प कर सकता है, यिन यांग डबल हार्ट पिल हाई लेवल के एक्सपर्ट्स की फाइटिंग पावर को बढ़ा सकती है। अगर मेरे पास इन दोनों में से किसी को चूज करने का ऑप्शन होता तो मैं बिना किसी हार्ट की यिन यांग डबल हार्ट पिल को चूज करता। प्राइवेट रूम नंबर 5 में जूला अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं, इस ऑक्शन को कई पावरफुल इंडिविजुअल्स अटेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरीके की चीज इसे चाहे कोई भी जीते लेकिन वो केओस क्रिएट करेगी। ये सुन के मीफंग कहता है, एल्डजू आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जूला बताते हैं कि ज्वालिंग सिटी की लिमिट्स में किसी भी तरह की फाइट रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जैसे ही कोई ज्वालिंग रॉयल फैमिली के एरिया से बाहर जाता है, रॉयल फैमिली उनकी फाइट में इंटरवीन नहीं करेगी। इस वजह से कई फोर्सेस पहले ही अपने पावरफुल एक्सपर्ट्स को ज्वालिंग सिटी के बाहर तैनात कर चुकी है। इन्हें इंतजार होता है लोगों के बाहर जाने का। ये सुन के जियान भी नोट करता है। वो कहता है ऑप्शन खत्म होने के बाद भी मैटर खत्म नहीं होने वाले। उसकी नजरें फिर से स्टेज पे फोकस हो जाती हैं। सभी का फोकस ऑफ अटेंशन बनने के बाद ब्लड रोज अपने हाथ को उठा के बोलती है, अब इस ऑप्शन की हाईलाइट का समय आ गया है। ये सुन के क्राउड फिर से एक्साइटेड हो जाता है। सभी की नजरें जाती हैं उस क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पे जिसकी जमीन से 10 फुट रेडियस का सिल्वरी सर्कुलर प्लेटफॉर्म राइज हो रहा था। अब इसमें से इंटेंस लाइट बाहर आ रही होती है जिसकी वजह से देखना पॉसिबल नहीं था। वैसे ही प्लेटफॉर्म की सरफेस पे एक सफेद रंग का दुखी बैरियर होता है जो कि अंदर के आइटम को छिपा रहा होता है, बट भले ही दुखी बैरियर मौजूद हो तब भी अंदर से आ रही पोटेंट एनर्जी बिल्कुल छिप नहीं पाती। इसकी वजह से लोगों ने अपनी सांसें रोक ली थी। फाइनली वो बैरियर हटता है, हम उसमें से सफेद धुएं को बिखरते हुए देखते हैं। सभी की नजरों के सामने आई थी एक फायरी रेड पिल। ये मेडिसिन पिल हल्की सी ग्लो कर रही होती है और इसका चक्कर लगा रहा होता है एक छोटा सा ड्रैगन। ये ड्रैगन बिल्कुल जिंदा लगता है। कई लोगों ने इसे पहचान लिया था और बाकी के लोग एकदम क्यूरियस हो चुके होते हैं। और इन सभी को इस पिल के बारे में बताते हुए ब्लड रोज कहती है, ये है फायर लिन पिल। जब ये 3 शब्द उसके मुंह से बाहर आए थे फिर से इस हॉल में बुनबुनाहट की आवाजें गूंजने लगती हैं। यूइंग जिसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता वो अपने ध्यान को लगाती है जूलाओ के ऊपर। वो पूछती है ये फायर लिंडन क्या होती है। इस समय जूलाओ का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो चुके थे। वो कहते हैं कि फायर लिन पिल ये एक रेयर टाइप की सेकंड लेवल एम्पर पिल है। ये मेडिसिन पिल पीक दोदी एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसका इस्तेमाल करके कोई पीक दोदी एक्सपर्ट दोशियान क्लास में ब्रेक थ्रू करने का मौका पा सकता है। इसके फायदे बस यहीं पे खत्म नहीं होते बल्कि दोशियान क्लास में ब्रेक थ्रू करने के बाद एक एंशिएंट फाइटिंग स्पिरिट किलिंग को समन करने का भी एक मौका बचता है। अगर उस फाइटिंग स्पिरिट के ऊपर जीत हासिल कर ली जाती है तो वो किलिन उस कल्टिवेटर की पर्सनल फाइटिंग स्पिरिट बन सकता है जो कि भविष्य में उसकी बहुत मदद करेगा। इस समय सारे प्राइवेट रूम्स में एक्साइटमेंट बढ़ चुकी होती है। ये सीन चलता रहा था कुछ और सेकंड्स तक, फिर ऑक्शन की स्टेज के ऊपर से एक बूम की साउंड सुनाई देती है। ये आवाज आई थी उस दुखी बैरियर के ऊपर से जो कि इस पिल को दोबारा से कवर कर चुका था। धीरे धीरे ऑक्शन हॉल के ऊपर डार्क क्राउड इकट्ठे होने लगते हैं। हम इनमें कई लाइटिंग बोर्ड्स को भी क्रैकल करते हुए देखते हैं। फिर उन बादलों में एक परछाई दिखाई देती है। ये शैडो किसी और की नहीं बल्कि एक एंशिएंट किलिन की थी जिसने अभी प्राउडली अपने सिर को ऊपर उठा के रखा था। नेक्स्ट ही मूवमेंट वो किलिंग तेजी से रोर करता है जब ये साउंड वेव्स पूरे बादलों में फैलती है। आसमान में एक चक्काचौंध करने वाला एक्सप्लोजन दिखाई देता है। फाइनली पिल वर्षा होने लगी थी जिससे इस हॉल के अंदर एक अजीब सी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। इस फ्रेग्रेंस को दुखी बैरियर के अंदर से ही फील किया जा सकता था। अचानक से हुई इस पिल रेन की वजह से लोग एकदम शॉक हो चुके होते हैं। हालांकि इनमें से कई लोग अपनी लाइफ में इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं लेकिन ये तब भी उनके लिए सरप्राइजिंग होता है। एक बंदा इसकी तारीफ करते हुए बोलता है ये फायर लिंडन कोई नॉर्मल मेडिसिन पिल नहीं है बल्कि इसकी आर्टिफैक्ट स्पिरिट के पास इंसानों की तरह सोचने की क्षमता है। इस वजह से हेवन भी इसे तबाह करना चाहते हैं। चारों तरफ फैलिस कमोशन के बीच में पॉइजन सैकी दोनों वुमन एक दूसरे को देख के नोट करती हैं। उनमें से सीनियर सिस्टर बोलती है हमें इस मेडिसिन पिल को हासिल करना ही होगा क्योंकि इसके बिना हमारे सेक्ट मास्टर की कंडीशन और भी खराब होती जाएगी। इस समय उसकी जूनियर सिस्टर के चेहरे पे हेजिटेशन दिखाई दे रही थी। वो कहती है इस मेडिसिन पिल की कीमत डेफिनेटली आसमान छूने वाली है। क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इसके लिए कम्पीट कर सके। दूसरी तरफ प्राइवेट रूम नंबर 1 में जॉनम्यू के बगल में खड़ा वो ओल्ड मैन उसे एडवाइस कर रहा होता है। वो कहते हैं हाँ ये मेडिसिन पिल बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है लेकिन तुम्हें इस समय इसके
की जरूरत नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर रिसोर्सेज को बर्बाद करना ये हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। ये सुन के शानमू नॉड करता है। वहीं पे ब्लड मर्सरी ग्रुप के प्राइवेट रूम में वो फीमेल लीडर साई करती है। वो कहती है भले ही मेडिसिन पे रिमार्केबल हो, हमारी करंट स्ट्रेंथ के साथ हम इसे हासिल नहीं कर सकते। चलो हम अपने टास्क पे फोकस करते हैं। जल्द से जल्द जियान को कांटेक्ट करके उसे साथ चलने के लिए तैयार करो। ये सुन के उसके सबूत बाव करके चला जाता है। इस प्राइवेट रूम में अकेली रह गई वो फीमेल लीडर ऊपर आसमान की तरफ देखे खुद से बोलती है, ये पिल जिसके पीछे सभी लोग पागल हो रहे हैं वो भी डेजर्ट के उस ट्रेजर के सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। लेकिन क्या वहाँ पे सच में होली फ्लेम एग्जिस्ट करती है? सीन चेंज हुआ था, हमें एक और प्राइवेट रूम दिखाया जाता है। इसमें तीनों क्लोड फिगर मौजूद थे। लोग होता है एक पूरा रेनकोट टाइप का जो कि पूरे शरीर को ढकता है। इन तीनों फिगर्स की नजरें उस फायर इंडियन के ऊपर एकदम टिकी हुई थी। उन तीनों में से एक हल्की आवाज में कहता है, अगर हम इस पिल को जीत लेते हैं तो सेक्ट मास्टर में बहुत अच्छा रिवॉर्ड देने वाले हैं। वैसे चलो हम इस पिल को बोलते हैं फायर किलिंग पिल। असल में ये तीनों होते हैं सोलोमन सेक्ट के मेंबर्स और इन्हें एल्डरजुला को कैप्चर करने के लिए भेजा गया था। सो उसकी बात है इन्हें पता नहीं होता, तो जैसे घेरने के लिए आए हैं उसकी स्ट्रेंथ हाफ इमोर्टल लेवल पे पहुंच चुकी है। क्योंकि अगर वो ऐसे जानते होते तो वो किसी भी कीमत पे इस मिशन को स्वीकार नहीं करते। सोलोमन सेक्ट के इन तीनों मेंबर्स के बीच में एक शॉर्ट फिगर होता है। इसकी आवाज काफी सिनिस्टर थी। वो कहते हैं इस फायर यूनिकॉर्न पिल को हासिल करना उतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। ये कहा जा सकता था कि इस हॉल में ये तीनों सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से होते हैं। इनका लीडर जिसका नाम ल्यू क्वान था वो एक पीक 9 स्टार दोदी था। हालांकि उसकी एग्जैक्ट रैंक के बारे में पता नहीं होता। और इसके बगल में था सोंगली जो कि 8 स्टार 2 एम्पर के मिडिल स्टेज में होता है। और लास्ट वाले बंदे की स्ट्रेंथ होती है 8 स्टार 2 एम्पर के लेट स्टेज पे। ल्यू क्वान के शब्दों को सुन के बाकी दोनों नोट करते हैं। सोंगली को सोचने के बाद बोलता है, भले ही इस आइटम को एक्वायर करना कठिन हो लेकिन हमारे पास और भी कई रास्ते हैं। ये कह के अपनी गर्दन को रगड़ने लगता है। उसका मतलब एकदम क्लियर था और इस प्लान से ल्यू क्वान भी एग्री करता था। ये तीनों अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे। वो जानते थे इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले ज्यादातर लोग 7 स्टार से 8 स्टार 2 एम्पर के लेवल के हैं। और ल्यू क्वान जैसे पीक 9 स्टार दूधी के साथ इन सबसे चीजों को छीनना आसान होगा। अपने दोनों कंपेनियंस को एक्साइट होते हुए देख ल्यू क्वान उन्हें चेतावनी देता है। वो कहता है सिचुएशन को लाइटली मत लो, याद रखना हमारा टास्क जूजिन को खत्म करना है, बाकी की चीजें बाद में आती हैं। एक दूसरे प्राइवेट रूम में सनशियांग जिसकी आंखें एकदम एक्साइटमेंट से भरी हुई थी वो अपने फादर से कहते हैं, फादर अगर हम इस मेडिसिन पिल को हासिल कर लेते हैं तो हमारी फैमिली के पास सबसे पावरफुल बनने का मौका होगा। लेकिन लगता है सनशियांग के फादर इस बात से एग्री नहीं करते थे। वो मोटा सा मिडिल मैन अपने सिर को हिला के बोलता है, हमें इसे भूलना होगा, इस समय हमारे लिए इस पिल से दूर रहना ही अच्छा है। जिस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए वो है अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। भी हमारी सन फैमिली में कोई भी पीक दूधी एक्सपर्ट नहीं है। ये सुन के सनशियांग फिर से कुर्सी बैठ जाता है। उसका मुंह बिल्कुल नीचे को लटक गया था। रूम नंबर 7 में वो दोनों फिगर्स जिन्होंने उस 3 फ्लावर फर्नेस पीपल को जीता होता है, यहाँ पे बात हो रही थी उस लड़की की। वो भी इस फायर यूनिकॉर्न पिल के बारे में ध्यान से सोच रहे होते हैं। ये दोनों होते हैं वनपो सेक्ट से जो कि कई सालों से पॉइजन सेक्ट से सप्रेस होते आए हैं। यंग मास्टर डू वनपो सेक्ट का एक राइजिंग स्टार था। इसकी स्ट्रेंथ होती है 6 स्टार दूधी के मिडिल स्टेज की। और इसके बगल में खड़ा होता है एक ओल्ड मैन, इसे जाना जाता था ओल्ड पॉइजन मॉन्स्टर के नाम से। और इसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ पहुंच गई होती है 8 स्टार 2 एम्पर के पीक पे। वो यंग मास्टर डू जिसके चेहरे पे भी क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही थी, वो बगल में खड़े ओल्ड मैन की तरफ देख के बोलता है, एल्डर डू हमें अब क्या करना चाहिए? वो ओल्ड मैन को सोचने के बाद बोलता है, हम एक बार इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। एक दूसरे प्राइवेट रूम में टूलिंग जो कि कुछ और फिगर्स के साथ होती है, अभी उसके एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। वो कहती है, इस समय हमारे पेट्रियार्क दो शेयरिंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए गए हैं और अगर हम इस फायर किलिंग पिल को हासिल कर लेते हैं। इतना कहने के बाद वो शांत हो जाती है। उसका कहने का मतलब साफ था, इस फायर किलिंग पिल की हेल्प से यूजिया क्लैन के पेट्रियार्क के दो शेयरिंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे हॉल में और भी टेंशन फैल रही होती है, इसे सेंस करके ब्लड रोज समझ जाती है कि अब आग में घी डालने का समय आ गया है। वो अनाउंस करती है, इससे पहले हम शुरू करें, आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि इस फायर किलिंग पिल के पीछे की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। इस वजह से बिड करने से पहले आपको ध्यान से सोचना चाहिए। इन शब्दों की वजह से कुछ लोग थम गए होते हैं, लेकिन तभी उनके अंदर की डिजायर बिल्कुल बदली नहीं होती। ब्लड रोज कहती है, ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर पीपल्स की तरह इस ऑक्शन के भी स्पेशल रूल्स होंगे, क्योंकि फायर यूनिकॉर्न पिल की प्राइस को सिंपली गोल्ड कॉइन से मेजर नहीं किया जा सकता है। बिड करने वाले को हमारी कंडीशन से एग्री करना होगा। इस अनाउंसमेंट के बारे में सुन के प्राइवेट रूम से फिर से डीप डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। प्राइवेट रूम नंबर 5 में जियान अपने सिर को हिला के बोलता है, लगता है चीज मेरी पहुंच के बाहर है। जब जुला और जियान के
चेरी के उस डाउनकास्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं। वो हंस के बोलते हैं, हाँ यंग वंस, मेरा तुम तीनों को इस ऑक्शन में लाने के पीछे का कारण बस नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करवाने का था। इस वजह से तुम सभी को इस ऑक्शन में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सुन के जियान, म्यूइंग और म्यूफंग नोट करते हैं और वो इस ऑक्शन हाउस से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये ऑक्शन कुछ और घंटों तक चलता रहता है। इवेंचुअली उस फायर यूनिकॉर्न पिल को पॉइजन सेक्ट एक भारी कीमत पे खरीदता है। जब ये पूरा इवेंट क्लोज होने को आया था, जियान ने नोट किया होता है कि 9 डीमन वॉर्म और फायर यूनिकॉर्न पिल दोनों को पॉइजन सेक्ट के द्वारा एक्वायर किया गया है। वहीं पर अगर बात करिए उस मिस्टीरियस पिक्चर स्क्रोल की, जैसे उसकी डिवाइन कोरिंसिएशन भी ट्रेम्बल हो रही थी। उसे जीता था वो ज़्वानम्यू, जो कि ज़्वाली रॉयल फैमिली का थर्ड प्रिंस होता है। वहीं पे वो ह्यूमन स्नेक हाइब्रिड, जिसके 3 फ्लावर फर्नेस पीपल्स होते हैं, उसे क्लेम किया होता है वनपो सेक्ट ने। भले ऑक्शन खत्म हो चुका हो, लेकिन जियान, म्यूइंग और म्यूफंग काफी गहरी सोच में होते हैं। जियान एल्डर जू से पूछता है, जुलाओ, हमें अब आगे क्या करना चाहिए। इस समय एल्डर जू की आवाज काम और सीरियस थे। वो कहते हैं, फायर यूनिकॉर्न पिल एक रेयर ट्रेजर है और हम इसकी वजह से कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। मुझे खबर मिली है कि पॉइजन सेक्ट और वनपो सेक्ट आज रात को मूव कर रहे हैं और इन दोनों में इंटरेस्टेड बस हम ही नहीं है। मुझे लगता है पिल वैली, तुजिया सेक्ट और ज़्वाली रॉयल फैमिली भी इनमें इन्वॉल्व होने वाली है। म्यूफंग, जो कि अभी तक ध्यान से सुन रहा था, वो नोट करके बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी एक्शन लेना चाहिए। इस पे जुलाओ अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, अभी नहीं, हम कुछ और लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। जुलाओ की टोन जियान को काफी अजीब लगती है। वो कहता है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। अभी उसे एक फैमिलियर ऑरा सेंस हुआ था। इससे पहले वो पीछे मुड़ भी पाता, उसके कानों में वो जानी पहचानी आवाज जाती है। वो आवाज कहती है, बिग ब्रदर। पीछे दरवाजे के पास खड़ा होता है शाओई। शाओई, जिसने हमेशा की तरह व्हाइट रोब पहन के रखी होती है, वो इस समय भी पहले की तरह हैंडसम लगता है। लेकिन जियान जिस चीज की तरफ आकर्षित होता है वो होता है उसका ऑरा। अभी शाओई का ऑरा हल्का सा चेंज हो चुका होता है। जियान की आंखों में क्यूरियोसिटी को देख के शाओई बताता है, बिग ब्रदर, आपके जाने के बाद डेप्यूटी हॉल मास्टर म्यूजिक की गाइडेंस में मैं 7 स्टार दूधी के पीक में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। ये सुन के जियान अपनी स्माइल को रोक नहीं पाता। इस समय जब उसके पास ना उसके मास्टर है, ना ही जूनर और ना ही क्वीन मेड्यूसा, तो शाओई उसका सबसे क्लोज रिलेटिव होता है और उसकी ऐसी प्रोग्रेस की वजह से जियान की खुशी का पार्ट नहीं रहता। शाओई की तरफ देख के जुला भी स्माइल के साथ बोलते हैं, जब से इस बच्चे ने मेरे बर्निंग एसेंस पवेलियन में एंटर किया था, मैं तब से ही सेंस कर पा रहा हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस वजह से अब उसकी आइडेंटिटी को तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है। उनके मुंह से शब्द बाहर ही आए होते हैं, तभी दरवाजे के पीछे से एक और आवाज आती है। वो आवाज कहती है, मुझे मत भूल जाओ। फाइनली इस रूम में एंटर करती ग्रीन फ्लूट, जो कि पीछे रह जाने की वजह से थोड़ी सी अनॉय लग रही थी। कुछ देर तक मेल मिलाप होने के बाद जुलाओ का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं, क्योंकि तुम पांचों इकट्ठे हो चुके हो तो समय आ गया तुम्हारी फर्स्ट मिशन पे जाने का। जियान, इस मिशन के तुम इंचार्ज होगे। जुलाओ की बात को सुन के जियान की आंखें डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं। वो तुरंत ही नोट करके बोलते हैं, एल्डरजू, मैं समझ गया। इस मैटर को सेटल करने के बाद अब समय आ गया था जब इस ऑक्शन के बाद के ड्रामे में इन्वॉल्व हुआ जाए। और आप भी जानते ही होंगे कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। जो नहीं समझ पाए हैं उनके लिए कमेंट्स में लिख के बताओ कि अब आगे क्या होने वाला है। हम कर रहे हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड एकदम धुआंधार होने वाला है, जिसमें हमें कई नए एक्सपर्ट्स दिखाए जा रहे होंगे और साथ में फैलने वाली एक प्लेग। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। काफी जल्दी हमारी मेंबरशिप वीडियोस भी इंक्रीज होने वाले हैं। अगर आप उन्हें एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। उसका लिंक मिल जाएगा आपको चैनल के होम पेज पे। आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि आपको कौन सी वॉइस अच्छी लगी है, आधे वीडियो से पहले वाली या फिर आधे वीडियो से बाद के वाली। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।